हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड मेरी तरफ से और पूरी जुडिशरी वर्ल्ड टीम की तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं, खूब राखियां बांधें और साथ साथ में खूब पैसे वसूलें। नाउ इन दिस सेशन ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड, ये वाला जो पूरा सेशन है, दिस इज बेसिकली आई वुड से अ कंटिन्यूअस सेशन, और रादर आई वुड से द सबसीक्वेंट सेशन जो कि मैंने कल आप लोगों के लिए लिया था। इट वाज अबाउट हाउ टू क्रैक द यूपी सिविल जज एग्जामिनेशन। ओवरऑल एक छोटा सा सेशन मैंने लिया था, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं था, लेकिन कई स्टूडेंट्स का कल के सेशन के बाद, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर के वो सेशन देख सकते हैं। वो हमारे YouTube चैनल पे, इसी YouTube चैनल पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जाइए उसे चेकआउट कीजिए। आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। इट्स अ वेरी बेसिक वीडियो जिसमें हमने प्रीलिम्स एंड मेंस के कट ऑफ को डिस्कस किया है एंड एक ब्रीफ आइडिया लिया है एज टू हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली पीसीएसजे एग्जामिनेशन की डेट्स नहीं आई हैं, वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन यूपी एपीओ की क्योंकि डेट्स हैं हमारे पास 21 अगस्त, तो डेफिनेटली वी कैन बी एक्सपेक्टिंग द एग्जामिनेशन और एटलीस्ट द वैकेंसी नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट फॉर यूपी पीसीएसजे वेरी वेरी सून। सो सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड है, इसीलिए मैंने ये सेशन लिया था। कल वो सेशन आप लोगों के सामने आ चुका है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपने ये सेशन, आपको ये सेशन देखना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस सेशन को देखें। छोटा सा सेशन है, आप उसको चाहें तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, उसके बाद इस सेशन पे आएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। फॉर दो स्टूडेंट्स जो वाला सेशन देख चुके हैं, जिनको एक ब्रीफ आइडिया है एज टू द पेपर पैटर्न, एज टू ईच एंड एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन कॉन्टेक्स्ट टू द एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स स्पेसिफिकली अगर बात करें, मेंस की तो हम आज बात नहीं करने वाले। तो ये जो पूरा का पूरा सेशन है, ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है, इसमें मैं बेसिकली, जैसा आप लोग नाम से समझ सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस, और दिस सेशन और दीज सेशंस आर गोइंग टू बी द कंप्लीट गाइड टू क्रैक यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड सीरीज इन इटसेल्फ, क्योंकि यहां पे बेसिकली मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ द पीसीएसजे एग्जामिनेशन टिल द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू। सो आप लोग वो सारी चीजें बेसिकली सीख पाएंगे, कर पाएंगे, जो मैंने खुद पे ट्राइड एंड टेस्टेड रखी हुई हैं। So that is what the motto of this entire series is. Plus आज का जो ये पूरा सेशन है, ये प्रीलिम्स के अराउंड है, यानी कि आज हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, और प्रीलिम्स में भी हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जीके की, और जीके में भी हम लोग स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के ऊपर। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग सीरीज। अपने आप में ये एक बड़ी सीरीज होने वाली है, जिसमें एक एक सब्जेक्ट के एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा, नॉट जस्ट जीके बट लॉ एज वेल। सो इसीलिए आप ध्यान से इस पूरी सीरीज को देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज, एक एक बात का धागा खोलने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आप पीसीएसजे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेरी रहती है कि सर जब पीसीएसजे की वैकेंसी नहीं आई है तो हम पढ़ाई कैसे करें, पीसीएसजे की जब डेट्स नहीं आई हैं तो हम प्रिपरेशन शुरू कैसे करें। और हम लोग एज अ टीचर हर बार, एज अ मेंटोर, हर बार आपको ये कहते हैं कि यार देखो, वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए, एग्जाम डेट्स कभी भी आ सकती हैं, एग्जाम डेट्स कभी बता के नहीं आती, विच इज अ ट्रू फैक्ट। मतलब एक जनरल टीचर, एक जनरल मेंटर आपसे और क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा ना कि एग्जामिनेशन डेट्स अगर नहीं आई हैं तो कभी ना कभी आएंगी। अगर अभी वैकेंसी अराइव नहीं हुई है तो कभी ना कभी जरूर आएगी। आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए, आपको एग्जामिनेशन की डेट्स आने का वेट नहीं करना चाहिए। आज मैं उस लॉजिक पे बात करूंगा ही नहीं। ये वाला जो पूरा सेशन होगा, दिस इज गोइंग टू एक्चुअली टेल यू व्हाई डू वी से कि आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा लगातार रेडी रखनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर द पीसीएसजे एग्जामिनेशन। जो आज आप देखने वाले हो और जो कंटिन्यूअस सेशंस में चीजें आप देखोगे, उससे आपको अपने आप दिमाग में चीजें हिट करेंगी कि व्हाई डिड आई से, और व्हाई डू आई ऑलवेज से कि पीसीएसजे और यूपी पीसीएसजे टू बी स्पेसिफिक इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड आप उसके लिए हर बार नया लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीके के एक पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पोर्शन फॉर जनरल नॉलेज
इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी अगर 150 नंबर का पूरा प्रीलिम्स का आपका पेपर है तो लगभग लगभग 15 नंबर का आप एक्सपेक्ट करते हो, 15 से 20 नंबर का आप लोग एक्सपेक्ट करते हो जीके को। तो इसीलिए ये मैं मोटा मोटा एक नंबर बता रहा हूं, इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया है फॉर योर एग्जामिनेशन। 15 से 20 तो मैं एक लिमिटेड, एक टेंटेटिव नंबर बोल रहा हूं, ये आगे चला जाता है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो पूरी की पूरी आज की स्लाइड होने वाली है और जो अपकमिंग सेशंस की स्लाइड्स होने वाली हैं, ये आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी और मेरी अनअकैडमी कम्युनिटी पे मिल जाएगी। तो आप मेरी अनअकैडमी कम्युनिटी पे जाकर के भी इस स्लाइड को ले सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी ऐप पे जाएं, वहां पे टाइप करें शुभम उपाध्याय, मेरी प्रोफाइल खुलेगी, उसमें कम्युनिटी मिलेगी। आप मुझे पहले तो ज्वाइन कर लें ऑन माय कम्युनिटी, ऑन माय प्रोफाइल, एंड उसके बाद फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देन यू कैन गो ऑन टू द कम्युनिटी सेटिंग्स एंड द कम्युनिटी फीचर ऑफ अनअकैडमी, एंड वहां से आपको ये फाइल मिल जाएगी। अदर देन दैट आपको टेलीग्राम पे भी ये फाइल अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से भी आप इसको पिक कर सकते हैं। दिस बीइंग द फर्स्ट फाइल, इसको मैं अनअकैडमी की प्रोफाइल पे भी, अनअकैडमी की कम्युनिटी और टेलीग्राम पे दोनों जगहों पे ही प्रोवाइड कर रहा हूं। सो इसको मिस आउट मत करिएगा, क्योंकि आपका नुकसान है। ठीक, सो दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। डायरेक्टली आप क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं, एंड द शुभम उपाध्याय अंडरस्कोर अनअकैडमी सर्च करके भी पहुंच सकते हैं। आगे देखिए, ऑलरेडी जुडिशरी लीडर्स बैच एंड सारथी बैच में मैं 2 सब्जेक्ट्स ले रहा हूं। वन इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द अदर वन इज द इंडियन एविडेंस एक्ट। So Indian Evidence Act almost लगभग 60-70%, 65%, not 70%, but 65% Indian Evidence Act का एरिया कवर हो चुका है। टीपी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, जो कि मॉर्निंग आवर्स में पढ़ाया जाता है 9 AM to 10:30 PM ऑन ऑल्टरनेट डेज, TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में चलता है। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट डेली चलता है, तो उसका टाइमिंग होता है 5:30 to 7 PM इन द इवनिंग। सो अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। This is the right time to join. I would say that for the simple reason कि अनअकैडमी का एक्सेलरेट ऑफर चल रहा है। Now let me tell you a bit about this offer because this is important. But इस ऑफर को जानने से पहले समझ लो कि इस ऑफर की इंपॉर्टेंस क्या है। अनअकैडमी का जो प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है, सो अनअकैडमी पे आपको 3 टाइप की क्लासेस मिलती हैं। पहली है आप लोग की स्पेशल क्लासेस, दैट इज द फ्री क्लास। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सेशन में मिलने वाली है, सेशन के एंड में मिलने वाली है। दूसरी होती है प्लस क्लास, जिसके फीचर्स यहां पे आप लोग के सामने लिखे हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स आर इट्स अनलिमिटेड एक्सेस। आप जितनी बार चाहो क्लासेस को देख सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लिमिटेशन नहीं है। जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो। एंड प्लस के अलावा आता है आइकॉनिक फीचर, जिसको कि हम प्लस का एक मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं। मतलब अगर ये पोकेमॉन का पिकाचू है तो ये राइचू है, अगर ये चारमेंडर है तो ये चारजार्ड है। सिंपल काइंड ऑफ कंपैरिजन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। नाउ अब देखिए जरा, आइकॉनिक में ये सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोगों के सामने है, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ। अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स इज द पर्सनल गाइडेंस। अब अगर पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड होती है तो आपको मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने मेंटर से 1-to-1 कनेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। मेंटर्स कौन होते हैं? मेंटर्स वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी जितने भी पीसीएसजे एग्जामिनेशंस हैं उनमें या तो मेंस में मेंस में अपीयर कर चुके हैं या इंटरव्यू में अपीयर कर चुके हैं। सो दीज आर सीनियर पीपल विच कैन हेल्प यू। नाउ इसको समझने के बाद हम लोग वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि इसका फायदा क्या है, या एक्सेलरेट 40% का फायदा क्या है। द रूल इज वेरी सिंपल। इफ यू गो फॉर दीज सब्सक्रिप्शंस एज आर गिवन इन द स्लाइड, 6 months, 12 months, 24 months, so you will be getting the extensions of 1 month, 3 months and 6 months. So अगर 6 months का आप परचेज करते हो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, तो 1 month एक्सटेंशन मिलता है, 12 months पे 3 months एंड 24 months पे 6 months. So टेक्निकली अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और मिल जाएगा, 15 महीने का मिल जाएगा। 24 महीने के केस में 6 महीने का और सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 6 महीने का लेते हैं तो 1 month एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशन मिलेगा। सो इट विल बी अ टोटल ऑफ 7 months, 15 months एंड 30 months। ठीक, अब ये प्लस के लिए यहां पे है पूरा का पूरा पैकेज स्ट्रक्चर, आइकॉनिक के लिए यहां पे है पूरा का पूरा पैकेज स्ट्रक्चर। नाउ टू कॉल इट पैकेज स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, आप इसे जो बोलना चाहे वो बोले। जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज द कोड JW10, क्योंकि इन सब के ऊपर यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट एज वेल। ठीक,
इन सबके ऊपर you will be getting a 10% discount as well when you use the code JW10. So this is my code. Use this code JW10, get the 10% discount and also get these extensions which are important for your studies for the simple reason कि already anticipated है कि राजस्थान का एग्जाम दिसंबर में होगा. ऑलरेडी एंटिसिपेटेड है कि वंस दिस एमपीसीजे एग्जामिनेशन एंड्स, मेंस एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल होगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड हमारे दिसंबर जैन के आसपास नेक्स्ट एमपीसीजे वैकेंसी और एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए जाएं. उसके साथ साथ में झारखंड की वैकेंसीज एंटिसिपेटेड है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी एंटिसिपेटेड है, यूपी की तो ऑब्वियसली डेफिनेटली है ही, बिहार की एंटिसिपेटेड है. सो इन स्टेट्स की ऑलरेडी क्योंकि वैकेंसीज एंटिसिपेटेड हैं, एग्जाम्स इनके कभी भी आ सकते हैं, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, डेट्स नोटिफाई हो सकती हैं. So in order to help you in your preparation, these extensions are going to be really very useful. So you can definitely check them out. Otherwise जितने भी रेगुलर फाउंडेशन बैचेस चलते हैं, जैसे लीडर्स बैच है या सारथी बैच है, वो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं. सारथी बैच से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट आने वाला है. सारथी बैच जैसा मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, सारथी बैच का भी अनाउंसमेंट जल्दी ही आपको सुनने को मिलेगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस इन वन सिंगल ग्लांस. पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस एक बार स्टडी करते हैं, एक ग्लांस में इसको देखते हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना होता है. ठीक, सिलेबस हालांकि मैं ऑलरेडी पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुका हूं लास्ट सेशन में, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. जैसा आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस फॉर यूपी जुडिशियल सर्विसेज, सिविल जज एग्जामिनेशन, जूनियर डिवीजन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, 2-2 घंटे के होते हैं. लॉ का अलग होता है, जनरल नॉलेज का अलग होता है, दोनों 2-2 घंटे के होते हैं, बीच में छोटा सा गैप होता है. अब यहां देखिए, मैक्सिमम मार्किंग यहां पे है 150 नंबर की, यहां पे है 300 नंबर की. हालांकि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर द सेम, बता चुका हूं. 150 क्वेश्चन इधर है, 150 क्वेश्चन इधर है. 0.33 या फिर आप लोग कह सकते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है. एंड हियर एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क ईच, हियर एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स ईच. नाउ अंडरस्टैंड दिस. जनरल नॉलेज में देखिए, दिस पेपर में इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस. ठीक है भाई. The nature and standards of the questions in this paper will be such that a well-educated, अब ध्यान रखना, well-educated person will be able to answer them without any specialized study. ये क्यों जरूरी है, ये पॉइंट क्यों लिखना जरूरी है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा. पेपर नंबर 2, लॉ, 2 आवर्स. लॉ में भैया वही है, दिस पेपर विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन लीगल स्फेयर्स, एक्ट्स एंड लॉज. भैया कौन से लॉज हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हो. जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं 150 नंबर के लिए. ये तो हो गया सिलेबस. सिलेबस आप लोग के सामने. अब सीधे सीधे पॉइंट की बात करता हूं कि यहां पे जो ये वाला एस्पेक्ट है, हिस्ट्री, रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट फॉर यू, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू. ध्यान से समझना अब इस चीज को, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक एक करके आपको समझ में आएगी, ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी. अब जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स से मेरा डिस्कशन होता है, तो जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है, जीके का जो पेपर होता है, चाहे मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, चाहे प्री एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, ये कुछ सैंपल स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा सुनने को मिलते हैं या ज्ञानियों को के द्वारा सुनने को मिलते हैं. सबसे पहला है कि जनरल नॉलेज ऑफ यूपी पीसीएसजे एंड इवन बिहार जुडिशियल सर्विसेज इज अ टफ नट टू क्रैक. ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है. दूसरा, एलिफेंट इन द रूम. अगर आप यूपी पीसीएसजे के बारे में बात कर रहे हो और आप जीके पे डिस्कशन ना करो, तो भाई उसके बिना डिस्कशन अधूरा है. सो दिस इज वन अनदर स्टेटमेंट जो कि मैं स्टूडेंट से सुनता हूं. तीसरा स्टेटमेंट स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता है, याद नहीं रहने वाला सब्जेक्ट है ये. जीके एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, जितना भी पढ़ लो कम पड़ेगा और जितना भी पढ़ लो याद नहीं रहेगा. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज आगे पार्ट पीछे सपाट, यानी कि पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी चीजें याद होती जा रही है, लेकिन पीछे पढ़ के, यानी कि जब हम रिवीजन करने वही सेम चीज जाते हैं, कुछ टाइम बाद, अगर रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हफ्ते 10 दिन बाद अगर पूरा रिवाइज करने फिर से जाते हैं, तो कुछ भी याद नहीं रहता है, ब्लैंक हो जाते हैं. और एक ये चीज है जिसपे सबको फोकस करने की जरूरत है कि मेरिट यही लाएगा
प्री और मेंस में। चाहे जीके आप प्री में देखो, चाहे आप जीके मेंस एग्जामिनेशन में देखो, मेरिट तो आपको यही सब्जेक्ट ला करके देगा। सो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपने डेफिनेटली सुनी होंगी या किसी ना किसी को बोली होंगी जब भी यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन के अराउंड डिस्कशन हुआ होगा। दिस इज आई एम अवेयर अबाउट, क्योंकि स्टूडेंट से मेरी लगभग डेली इस पॉइंट पे बात होती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे मैं आप लोगों के लिए डाइसेक्शन करने वाला हूं कि हर सब्जेक्ट में किस पॉइंट में, किस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है। अब ये वीडियो बहुत फटाफट कॉपी होने की चांसेस हैं, डेफिनेटली हैं। तो इस वीडियो के जितने भी मॉडिफाइड वर्जन्स हैं वो भी मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। कॉपी जल्दी होता है हमारे यहाँ जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वो चीज कॉपी जल्दी होती है, लेकिन नीड नॉट वरी अबाउट इट। ओरिजिनल ही होता है, रीबॉक और रीबुक में फर्क होता है। देखिए, डाइसेक्शन ऑफ जीके सेक्शन इन यूपीपीसीएसजे। आज मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट पे बात करने वाला हूं। ये जो पूरा सेशन होने वाला है ना, ये सिर्फ जीके के एक एस्पेक्ट पे है, दैट इज हिस्ट्री। लेकिन ये अगर आप ढंग से देख लेंगे तो ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करने वाला है, यही आपको मेंस में भी हेल्प करने वाला है, और यही आपको बिहार की जुडिशियल सर्विसेज में भी हेल्प करने वाला है। तो ये सेशंस छोड़ना मत, पूरा देखना। अब देखो, काम की बात करते हैं। स्टैटिक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, पहले एक छोटा सा इसका कंपैरिजन देख लो। हिस्ट्री पे जाने से पहले करंट जनरल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बीच का कंपैरिजन देख लो। वो कंपैरिजन से तुम्हें काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। देयर यू गो। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, क्या होता है ये, किस चिड़िया का नाम है, अभी अपन लोग इसको स्टडी करेंगे। देखिए, ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। सेकेंडली, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक। थर्ड नंबर पे आता है आपका इंडियन पॉलिटी, यस। देन लाइट कलर उठा लेते हैं पेन का, वरना आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक। सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सेकंड पे आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, थर्ड पे आता है इंडियन पॉलिटी, फोर्थ पे है इंडियन इकोनॉमी। साइंस एंड टेक दोनों जगह पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि साइंस एंड टेक आपको यहां भी देखने को मिलेगा, यहां भी देखने को मिलेगा। ये क्या मतलब है इनका, ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, समझोगे, डोंट वरी। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यहां भी आप लोग देखते हैं, यहां भी आप लोग देखते हैं, क्योंकि इनसे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स दोनों के सवाल बराबरी से बनते हैं। ये तो स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया जो आपको रटा होना चाहिए, घुला होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि यहां से आपको मैक्सिमम स्कोरिंग करनी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, कितने, कौन से और कितनी जानकारी होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं अपने सेशंस में बताऊंगा, बिना वो सब्जेक्ट पढ़ाए। मतलब अगर सब्जेक्ट पढ़ लोगे, खुद से भी पढ़ लोगे, तो भी तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, बट उनका सिग्निफिकेंस समझना। करंट नेशनल इश्यूज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वही आपका सारे के सारे जितने भी हैं, यूएन, यूनिसेफ वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फलाना ढिमका। उसके बाद हो गया इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को मैंने दोनों जगह पे जगह दी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है, बैंक रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, उनसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। रेपो रेट या फिर जितने भी आपके रेट्स होते हैं, सीएलआर, एसएलआर, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए करंट में और स्टैटिक में दोनों में मैंने इसको जगह दी है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशंस एंड स्पेस। तो इसके अराउंड भी ये पूरा का पूरा जो एस्पेक्ट है जीके में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जीके में हम लोग सबसे पहले आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इस एस्पेक्ट को। बाकी के एस्पेक्ट्स को भी मैं अपने आगे के आने वाले सेशंस में डेफिनेटली इंक्लूड करूंगा। आज का जो ये मेरे पूरा सेशन होने वाला था, ये पार्ट्स में नहीं होने वाला था, ये एक ही वीडियो होता, एक कंप्लीट वीडियो में मैं पूरा का पूरा जीके और पूरा का पूरा लॉ डिस्कस करता। लेकिन तब ये पूरा का पूरा सेशन, आई एम वेरी श्योर, डेफिनेटली श्योर, आराम से 3 से 4 घंटे का जाता। लेकिन ये 3-4 घंटे का वीडियो नहीं है, सो घबराने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब वापस आइए उस पॉइंट को जिसको आपने पिछले पेज पे पढ़ा था। The point was the nature and standards of questions in this paper will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. अब देखो, मेरे से पूछो, किसी भी एक आप जनरल एजुकेटर से आप पूछोगे, वो आपको बोलेंगे जीके पढ़ो, ल्यूसेंट से पढ़ लो, घटना चक्र से पढ़ लो। अब पढ़ लो तो क्या पढ़ लो भाई? देखो,
कीपिंग ऑल जोक्स असाइड, पढ़ना क्या है? ल्यूसेंट से अंकल पढ़ तो लेंगे, क्या पढ़े? ल्यूसेंट से आप बोल दे रहे हो, 4 चीजों का नाम ले दे रहे हो, ये 1 2 3 4, ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या? इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे? देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो चीज आप पढ़ो उसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं होता कि 100% जितनी चीजें पढ़ी उतनी ही आ गई, कभी इक्का दुक्का कोई चीज बाहर की आ सकती है, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड यू विल बी लेस वरीड इन योर लाइफ। ठीक ना? अंडरस्टैंड दिस। यहां पे ये वेल एजुकेटेड पर्सन का मतलब क्या है? वेल एजुकेटेड पर्सन इज नॉट समथिंग जो एकदम गधों की तरह मेहनत कर रहा है, कोल्हू का बैल बना हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं। वेल एजुकेटेड पर्सन मतलब जिसको मालूम है कि उसे क्या पढ़ना है, वो उतनी चीजें पूरी A to Z कवर कर रहा है, वो सारी चीजें पूछी जा रही हैं, उन सवालों के वो जवाब दे पा रहा है, बस। दैट इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। तो मेरा यहां पे इंटेंशन तुम्हें स्मार्ट और वेल एजुकेटेड बनाने का है, क्योंकि गधा मजदूरी तो सारे बच्चे वैसे भी करते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पे। एक एक एस्पेक्ट को तुम चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो मत लो, मेरे टेलीग्राम हैंडल से भी मिल जाएगा और मेरी कम्युनिटी पे भी ये पूरी की पूरी पीपीटी मैं अभी शेयर करूंगा, डोंट वरी। अब देखो जरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मैं यहां पे सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब ओनली टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या जरूरी है? आपके जो श्रुतिज वगैरह होती हैं, स्मृतिज वगैरह होती हैं, वेदास होते हैं, ठीक, ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, ये इन जनरल ही इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप किसी भी टॉपिक से पढ़ाई करें, आई मीन किसी भी बुक से आप जीके अपनी प्रिपेयर करें, स्टैटिक जीके हिस्ट्री आप प्रिपेयर करें, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हैं, ठीक है, उनको एक ओवरऑल स्टडी में जगह देना कि भाई जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितनी भी श्रुतिज हैं, स्मृतिज हैं, और जो भी वेद्स हैं, उपनिषद्स हैं, ठीक है, पुराण हैं, वो सारी चीजें हमने ओवरऑल एक हेडिंग बना ली, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ओनली टेक्स्ट। ठीक है? हर वो किताब जो कि, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जानना, हर वो किताब जो कि आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताती है, चाहे वो इंडियंस के द्वारा लिखी हो, फॉरेनर्स के द्वारा लिखी गई हो, या फिर कोई भी ऐसी किताब हो जो कि एंशिएंट इंडिया का पार्ट हो, मेडिवल इंडिया का पार्ट हो, मॉडर्न इंडिया का पार्ट हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक, सो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में नेक्स्ट आते हैं मॉन्यूमेंट्स। अब आप लोग सोचेंगे मॉन्यूमेंट्स कैसे हेल्पफुल होते हैं? तो भैया देखो, मॉन्यूमेंट्स का मतलब है ऐसे जितने भी सोर्सेज, चाहे वो एंशिएंट इंडिया के हों, ठीक है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया के हों, भाई सिविलाइजेशन हो गया, सिटीज हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए, चाहे मेडिवल इंडिया के हो गए, जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि भाई अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो मॉन्यूमेंट्स को किस प्रकार से डेवलप किया जाता था, अगर मुगल काल की बात करें, या फिर अगर मुस्लिम रूल इन इंडिया की बात करें तो उनका जो स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल टाइप था वो कैसा था, ठीक है, ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चरल टाइप जो था वो कैसा था, ये सारी चीजें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आती हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को टेक्स्ट और मॉन्यूमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ो, दैट इज द राइट वे ऑफ स्टडिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। थर्ड पे चलते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स। अब ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट जितने भी आपको मिलते हैं, चाहे आपको अर्थशास्त्र मिले कौटिल्य की, चाहे आपको नीतिसार मिले, चाहे आपको किसी फॉरेन ट्रैवलर की कोई किताब मिले, मान लीजिए आपको मेगास्थनीज की इंडिका मिल गई, तो ये कुछ जो किताबें होती हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, रिलीजियस टेक्स्ट को अलग से डिस्कस किया गया है। सो हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो हैं, उस टाइम पे जितने भी ऋषि मुनि रहे होंगे, सेंट्स रहे होंगे, उन सभी के द्वारा लिखे हुए जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, फेमस टेक्स्ट हैं, अब वो इकोनॉमिक्स पे हो सकते हैं, वो पॉलिटिक्स पे हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हो सकते हैं, वो सभी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसकी एक लिस्ट आपको तैयार करके उस लिस्ट को ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करना है, ये ज्ञान सबने दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या जरूरी है? आप लोगों के लिए जरूरी है कि इसमें पढ़ना क्या है, तो वो देख लो। सिटी नेम्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मोहनजोदारो कहां था, लोथल कहां था, कालीबंगा कहां था, ये सारे के सारे जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के जो मेजर सिटीज हैं, उन सिटीज का लोकेशन आज का कहां है, उनके नाम क्या थे, उनके नामों का मीनिंग क्या था, वो क्यों फेमस थे उस टाइम पे, ठीक, और साथ साथ में किन लोगों ने उन सिटीज की खोज की थी, किन्होंने उससे ढूंढा था। भाई एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट है, तो अभी किसने ढूंढा, किसने डिस्कवर किया,
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड रिमेंबर दैट आपको उसमें क्या पढ़ने की जरूरत है। ठीक, सो सिटीज, उनके नाम, नामों का मीनिंग, क्यों फेमस है, एंड फाउंडर्स ऑफ दी सिटीज। नेक्स्ट चलते हैं वैदिक पीरियड पे। वैदिक पीरियड में ध्यान रखिएगा वेदास। अब वेदास में सबसे पहले तो 4 वेद हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक, ये देख लीजिएगा कि वेदांग का पार्ट क्या बनते हैं, ये देख लीजिएगा कि उपनिषद के क्या होते हैं पार्ट्स, ये देख लीजिएगा कि फेमस उपनिषद कौन से हैं, ये देख लीजिएगा कि आपको सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद के कौन से श्लोक से मिलता है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक पीरियड में ना सिर्फ आपको ये देखना है कि कितने वेद्स हैं, आपको यह भी देखना है कि उन वेदों के अलावा क्या कुछ वेदांग है, उन वेदों के अलावा क्या कुछ उपनिषद हैं, क्या उनमें कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन है, ये सब कुछ आपको देखने की जरूरत है। तो वो चीज यहां पे डिस्कस की गई है। तो वेदास कितने हैं भैया? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद के होने ना होने पे, वेदों का हिस्सा होने ना होने पे सवाल उठता है, लेकिन उसको भी वेदों में इंक्लूड किया गया है। कंक्लूडिंग वेद माना जाता है, चौथा वेद माना जाता है। ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है, सामवेद में क्या दिया हुआ है, यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है, और अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है, इन वेदों की जानकारी डेडिकेटेड ये किस चीज को लेकर के है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट, ये किस टाइम पीरियड में आए थे, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य जो है, रामायण महाभारत, इनके रचयिता, इनके ऑथर्स कौन है, इसका ध्यान रखना है। वेदांग के बारे में एक ऊपरी जानकारी, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उपनिषद के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा कि कौन से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इनको, ये जितने भी टेक्स्ट हैं, इनका अनुवाद किया है, यानी कि किसने प्रोनाउंसिएशन किया है, उर्दू में या फिर पर्शियन में या फिर इंग्लिश में, जिन्होंने भी इन सभी के सभी टेक्स्ट का हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन किया है, उनका भी नाम आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं महाजनपद पे एंड देयर कैपिटल्स पे। महाजनपद बेसिकली पार्ट्स थे, सिटीज थी, तो उनके जो कैपिटल्स थे उनके बारे में भी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है। उनके जो सिटीज के कैपिटल्स वगैरह पूरी चीज आपको जानकारी रखनी है। आप किसी भी बुक से पढ़ाई करो, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर में आप लोग आ जाते हैं डायनेस्टीज पे। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न मेडिवल भी आगे है। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी आपके पास मेजर डायनेस्टीज हैं, अब वो गुप्ताज हो गए, ठीक है, कुशानाज हो गए, चाहे वो मौर्याज हो गए, जितने भी मेजर डायनेस्टीज है, उनमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो सब यहां पे लिखा हुआ है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो पीपीटी पूरी देख लेना सुकून से। सबसे पहले कि इन डायनेस्टीज के फाउंडर्स कौन थे, ये डायनेस्टीज कौन से टाइम पीरियड में थी, क्या ड्यूरेशन था पूरा A to Z। ठीक, नेक्स्ट, फेमस रूलर्स कौन से रहे। अब देखो, ध्यान रखिएगा इस बात का कि कई बार हम लोगों से मिस्टेक ये हो जाती है कि हम डायनेस्टी याद रखते हैं, टाइम पीरियड याद रखते हैं और उसका फाउंडर याद रखते हैं, फेमस रूलर भूल जाते हैं। फेमस रूलर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जो मेजर पॉलिसीज वगैरह पूछी जाती हैं, जनरली वो फेमस रूलर के ही दौरान, उसके ही रेन के दौरान, उसके ही कार्यकाल के दौरान आती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। सो फाउंडर्स, उनके टाइम पीरियड्स एज टू डायनेस्टीज, ठीक है, जितने भी मैंने डायनेस्टीज के नाम लिए, इनके अलावा और भी जितने हैं टाइम पीरियड्स। अच्छा, अब यहां पे एक और सवाल उठता है कि सर क्या हमें सदर्न डायनेस्टीज को भी देखने की जरूरत है? तो देखो, जहां आपको विजयनगर एम्पायर दिखे या जहां पे भी आपको वातापीज, बदामीज, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिले, परमार से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिले, तो सदर्न एरिया में कुछ लिमिटेड ही डायनेस्टीज हैं। हालांकि इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ ही डायनेस्टीज हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। सबको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विजयनगर को डेफिनेटली स्टडी कीजिएगा। आगे चलते हैं, फेमस रूलर्स डेफिनेटली आप लोग देखेंगे ही। तो जैसे हम बात करते हैं मौर्यंस की, ठीक है, अगर मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनको कहा जाता है कि ये इसके जो है, आप कह सकते हैं कि फाउंडर है। अब फाउंडर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा फेमस माना जाता है किनको? उनसे ज्यादा फेमस माना जाता है अशोक को। अशोक को इसलिए फेमस माना जाता है क्योंकि उनके दौरान कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उड़ीसा में है कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने ही जो बच्चे, उन्होंने बुद्धिज्म ग्रहण किया, अपने बच्चों को बुद्धिज्म के प्रचार के लिए भेजा, अपने फॉलोअर्स को बुद्धिज्म के प्रचार के लिए भेजा, श्रीलंका
एंड चाइना एंड जहां जहां भी उन्होंने भेजा था, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए सिग्निफिकेंट रूलर है, फेमस रूलर है। इनके ही टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो बुद्धिस्ट काउंसिल अगेन एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पे। अब फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कई लोगों की बहुत सिग्निफिकेंट मानी गई हैं, जैसे कि अशोक की, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की, जैसे कि हर्षवर्धन की, जैसे कि कनिष्क की। ये सभी फेमस रूलर्स की जो फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं उनको आपको पढ़ने की जरूरत है। फॉरेन ट्रैवलर्स, अब आपको ध्यान रखना है कि ह्वेन सांग किसके टाइम पे आए हैं, फाहियान किसके टाइम पे आए हैं, इब्न बतूता आगे अपन देखते हैं वो किसके टाइम पे आए हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एंड इन फॉरेन ट्रैवलर्स की जो बुक्स भी रही हैं उनको भी आपको याद रखने की जरूरत है। इनका जो मेमोरियल भी रहा है, या इनका जो आप कह सकते हैं कि इनका जो रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन इन्वेजन्स पे। ठीक, सो एंशिएंट इंडिया में तो हम लोग कम फॉरेन इन्वेजन्स देखते हैं, ऐसा मेजर फॉरेन इन्वेजन आप लोग नहीं देखते हो। एंशिएंट इंडिया जब खत्म होती है तब हम लोग फॉरेन इन्वेजन को स्टडी करते हैं, दैट इज मोस्टली बाय मोहम्मद बिन कासिम की हम बात करते हैं, महमूद ऑफ गजनवी की बात करते हैं, मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। लेकिन जितने भी इन्वेजन्स हैं, अगर आप देखें इस कॉन्टेक्स्ट में, आप थोड़ा सा रोमन एंगल पे जा सकते हैं, आप थोड़ा सा यू कैन स्टडी इन टर्म्स ऑफ अलेक्जेंडर। थोड़ा बहुत, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ले दे करके यही पूछा जाता है कि किससे युद्ध हुआ था, तो पोरस से हुआ था। कौन था भाई? सेल्यूकस था। कौन था इनके साथ जो आया था? मेगास्थनीज था। किताब का नाम इंडिका। ठीक है, वाइफ वगैरह के नाम आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी, जो इनकी सेल्यूकस की शायद बेटी थी, वो एक बार देख लीजिएगा, बस ये इतना ही जरूरी है। फॉरेन इन्वेजन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे। एंशिएंट हिस्ट्री में यहां से क्वेश्चन बनता है, लाइफ ऑफ बुद्ध जी एंड महावीर जी। ठीक है, तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से रिलेटेड इनका जो नाम रहा है, असली नाम रहा है, ठीक है, इनका जो भी असली नाम रहा है, वो ये किस किंगडम को बिलोंग करते थे, किस राजा के बेटे थे, कौन इनकी मदर थी, ये बैकग्राउंड जो है इसके बारे में आपको जानकारी रखने की जरूरत है। इनके अगर कुछ सिंबल्स रहे हैं, इनके अगर कुछ अलग नाम रहे हैं, इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया गया है, तो उन नामों को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक, तो इनकी जितनी भी आप देख सकते हैं ना कि सारनाथ की बात होती है, बोध गया की बात होती है, ये जो मॉन्यूमेंट्स, मतलब इनसे रिलेटेड जो फंडामेंटल चीजें हैं, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से रिलेटेड, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके जो फेमस लिटरेचर है, ठीक है, इनके जितने भी फेमस लिटरेचर रहे हैं, आप त्रिपिटक की बात करें या भद्रबाहु के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैनिज्म के टेक्स्ट की बात करें, तो उन टेक्स्ट की, उन लिटरेचर्स को आपको स्टडी करना है। इनके जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं भाई, श्वेतांबर, दिगंबर, कब ये सेपरेट हुए, जो सेक्ट्स क्रिएट हुए थे वो क्यों हुए, ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। कब बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, कौन उसका चेयरमैन था, कौन किसके पेट्रनेज में वो हुआ था, कौन किंग था, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट इज फेमस फॉलोअर्स, स्पेशली किंग्स एंड द वर्क्स टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ देयर रिलीजन। एंशिएंट इंडिया में क्योंकि काफी सारे आपको ऐसे किंग्स मिल जाते हैं, अब ये डायनेस्टी से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको भी आपको कवर करने की जरूरत है। अब एंशिएंट हिस्ट्री में ये फंडामेंटल चीजें हैं। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ, अगर ये तुमने A to Z पूरा पढ़ लिया है, तब ये बोलो कि यूपीपीसीएसजे की वैकेंसी डिले हो रही। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब तक ये पूरी चीजें तुम्हें याद ना हो जाए, जब तक ये पूरी चीजों पे तुम कमांड ना कर लो, जितना मैंने बताया अभी तो सिर्फ एंशिएंट इंडिया बताया, ठीक, जब ये कर लो, पूरी कमांड कर लो, पूरा रिवीजन कर लो, उसके बाद बोलो कि सर अब तो हम थक गए हैं, वैकेंसी आ ही नहीं रही है। क्योंकि अगर इसके बिना वैकेंसी आ भी गई तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी बेटा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा कटु वचन लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे काम का है। हर बार नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलता हूं तब इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हारे ज्ञान चक्षु थोड़े से खुल जाए। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडिया। अब मेडिवल इंडिया को जब स्टडी किया जाता है तो देन अगेन यहाँ पे फेमस फॉरेन इन्वेजन से ही पूरी चीज शुरू होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गोरी, अब्दाली को भी मेडिवल में ही ऑब्वियसली हम लोग स्टडी करते हैं। लेटर मेडिवल पीरियड है 1757 वगैरह, तो दुर्रानी, नादिर शाह वगैरह, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये किस ईयर में आए ये ध्यान रखना जरूरी है। इन्होंने कहां पे इन्वेड किया ये ध्यान रखना जरूरी है। इन्होंने क्या कोई फेमस टेम्पल को या किसी फेमस मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाया? ठीक भैया, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किसी ने डिस्ट्रॉय किया? यस,
या फिर मान लीजिए कि सोमनाथ टेम्पल को किसी ने डिस्ट्रॉय किया, मतलब सारी चीजें, इन्वेजन है तो वो सारी चीजें आपको इंक्लूडेड रखनी है। ईयर ध्यान रखना है, कहां किस जगह को इन्वेड किया वो याद रखना है, टेम्पल्स को याद रखना है, किस रूलर के समय ये आए या किस टाइम पीरियड में ये आए, किसके रेन में ये आए वो याद रखना है। और क्या ये अगर वापस आए, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अटैक किया, तो वो नंबर भी याद रखना जरूरी है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं मुस्लिम डायनेस्टीज पे। मेडिवल इंडिया में एज आप लोग जानते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया, सिंध पाकिस्तान जो देखा जाता है, बांग्लादेश का एरिया जो देखा जाता है, वहां पे मुस्लिम डायनेस्टीज का रूल था। तो हम पहले उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। आगे आप लोग देखेंगे कि जो डायनेस्टीज वाला रूल हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है, वही मेडिवल में भी मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल होता है, नॉन मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल होता है। तो देखिए यहां पे हम लोग ब्रॉडली जो है मुगल्स में देखते हैं, स्लेव डायनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब स्लेव मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको पूरी तरीके से कंसिडर करो सुल्तान, ठीक है। जितने भी सल्तनत पूरी थी, दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूरा स्टडी करने की जरूरत है। तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी स्लेव डायनेस्टी भी आ जा सकती है, ठीक है, आ सकती है, आपकी खिलजी भी आती है, आपकी तुगलक्स भी आती है, आपकी लोधीज भी आती है। ठीक, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करना है। 5 डायनेस्टीज हैं, पूरी स्टडी करनी है। मुगल्स आपको स्टडी करने हैं औरंगजेब तक, उससे बाद उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बीच में शाह आलम और फारूक सैयार, इनको देख लीजिए, और बहादुर शाह 1 और 2 जो लास्ट वाले थे उनको देख लीजिए। अदरवाइज जो बीच के मुगल्स थे वो वीक मुगल्स थे, उन पे आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अकबर 2 वगैरह को छोड़ दो। सू डायनेस्टी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 साल का ही टाइम पीरियड है शेरशाह सूरी का, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड और उनका बैटल विद हुमायूं एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर। नाउ सेम एज एंशिएंट इंडिया, मतलब एंशिएंट इंडिया में जो आपने डायनेस्टीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखी है, ये वाला, ये आपको स्टडी करना है मेडिवल इंडिया में भी इन मुस्लिम डायनेस्टीज के कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं वो मैंने यहां पे लिखी है, जैसे जितनी भी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज हैं या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है, कब कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, कब सोने की जगह तांबे के सिक्के चला दिए गए, कब एक स्पाइनेज सिस्टम डेवलप किया गया, किसी प्रकार के कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंक्लूड किया गया, वो सारी चीजें यहां पे रखनी है। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर्स बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ रूलर। तो अगर किसी रूलर ने किसी तरीके का कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए लेट्स से कोई मस्जिद बनवाई, या किसी प्रकार का कोई टूम क्रिएट किया, किसी प्रकार का कोई और स्ट्रक्चर क्रिएट किया, किसी ने शुरू किया, किसी ने खत्म किया, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड रखनी है। अच्छा, प्लस ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉलिसीज में आप लोगों के लिए जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, या फिर जितनी एस्पाइनेज सिस्टम पॉलिसी है, मार्केट पॉलिसीज है, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप एन आई ऑन। ठीक, मार्केट पॉलिसी खिलजी की देखना, अलाउद्दीन खिलजी की, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेन पीरियड, कितना टाइम पीरियड था, कितना ड्यूरेशन था, टोटल ड्यूरेशन कितना था, ये ध्यान रख लेना एटलीस्ट सिग्निफिकेंट रूलर का। तो जब जैसे स्लेव में बात करोगे तो एटलीस्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, एटलीस्ट इल्तुतमिश, एटलीस्ट रजिया सुल्तान एंड बलबन, ये 4 का देख लेना। जब तुगलक देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ऐसे करके आपको सिग्निफिकेंट रूलर्स पिक करते हैं। नेक्स्ट इज फेमस बैटल्स। तो फेमस बैटल्स कब कब हुई हैं? अब बैटल ऑफ तराइन से लेकर के, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन से लेकर के, पानीपत से लेकर के, हल्दी घाटी से लेकर के, प्लासी से लेकर के, जितनी भी बक्सर वगैरह जितनी भी बैटल्स हुई हैं, A to Z जितनी भी बैटल्स हुई हैं, वो सारी बैटल्स आपको टाइम से याद रखनी है। ट्रायम्फेंट यानी जो जीता उससे याद रखनी है, जो हारा वो ऑब्वियसली याद हो ही जाएगा। कॉन्केस्ट एंड एक्सपेंशन का अगर प्रोसेस में का वो हिस्सा रही थी वो बैटल्स, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उनके जो वर्क थे, इब्न बतूता वगैरह, उनके वर्क्स आपको ध्यान रखने, वो किसके ड्यूरेशन में आए थे, वो भी एंशिएंट इंडिया के टाइप चलेगा। आगे बढ़ते, एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिटी, स्पेशली स्पाइनेज सिस्टम, मार्केट पॉलिसी, जैसा मैंने आप लोग को बताया, वो ध्यान में रखना है आपको। ठीक, प्लस अगर किसी प्रकार के कोई नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, कोई रिलीजन इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जजिया वगैरह की बात करते हैं या दीन इलाही की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में आता है, तो उसे भी देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स पे। अब देखिए, जितने भी भक्ति सेंट्स रहे हैं, ठीक है, या जितने भी सूफी सेंट्स रहे हैं, उनसे रिलेटेड उनके जो वर्क्स रहे हैं और वो जिस टाइम पीरियड में रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पे स्पेशल फोकस दीजिएगा सिखिज्म पे, क्योंकि सिखिज्म वाज कंसिडर्ड टू बी द, मतलब आई वुड से कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग
पार्ट और द स्पेक्टिकल ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी सिखों के माननीय जितने भी गुरु थे, उन सभी गुरुओं को याद रखना है, उन सभी गुरुओं के नाम याद रखने हैं, किन गुरु ने लंगर प्रथा की स्थापना की, किन गुरु ने ये कहा कि अब ह्यूमंस में गुरु नहीं रहेंगे, वो गुरु ग्रंथ साहिब में रहेंगे, किन गुरुओं को एग्जीक्यूट किया गया, कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने 5 जो हम लोग कहते हैं 5 Ks ऑफ 6 वो इंट्रोड्यूस किया था, अमृतसर की स्थापना किसने की थी, गोल्डन टेंपल की स्थापना किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं सिखों के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, सिखिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा भक्ति और सूफी मूवमेंट में आपके कबीरदास आ सकते हैं, मीराबाई आ जाती हैं, रहीम आ जाते हैं, ये सभी लोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, तुलसीदास वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कालिदास, ये सब कुछ ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नॉन मुस्लिम रूल में अगेन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, दैट इज मराठास एंड राजपूत्स। मराठास एंड राजपूत्स की क्योंकि प्रोमिनेंट फोर्सेस रही हैं, अब आप चाहे पृथ्वीराज चौहान की बात करें, चाहे आप महाराणा प्रताप की बात करें, ठीक है, तो ये चाहे आप महाराजा शिवाजी की बात करें, इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को जितने भी जरूरी नाम हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इनकी बैटल्स हुई हैं, जितनी भी एरिया को इन्होंने कवर किया था, जिस भी जगह पे इनका रूल था, ये सब कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, याद रखना है। तो मराठास के कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ शिवाजी को पढ़ना है, संभाजी को भी पढ़ना है, आपको ताराबाई को भी पढ़ना है, इनके समय में एकनाथ जो थे उनको भी पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट क्योंकि कनेक्टेड था, क्लब था मेडिवल रूलर्स के कॉन्टेक्स्ट में, सो वो आपको पूरा कवर करना है, राजपूत को कवर करना है। रूल लगभग मोर और लेस सेम ही चलेगा जैसे डायनेस्टीज के कॉन्टेक्स्ट में था। हाँ, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है जितना कि आप मुस्लिम रूल की तरफ आप देखेंगे, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट एरिया उनका था, तो ज्यादातर इंडिया पे लगभग 60 से 70% इंडिया पे क्योंकि उनका राज था, इसीलिए उस जगह पे मेजर पॉलिसी वर्कआउट करती थी, तो इसीलिए आपको बहुत डिटेल में इनकी पॉलिसीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं यूरोपियन एंट्री इन इंडिया, 1605 को स्टडी करते हैं जागीर के कॉन्टेक्स्ट में, कौन आया, किसने क्या परमिशन ली, कहां पे पोर्ट स्टैब्लिश किए, सबसे पहले ट्रेड का किस चीज का शुरू हुआ, ये चीजें आपको, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं तो आपको देखने ही है। एंड एरियाज ऑफ फोकस, मुगल, एंग्लो मराठा वॉर, 6 वॉर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द सदर्न इंडिया। नाउ मॉन्यूमेंट्स सदर्न इंडिया में एंड एज वेल एज आपके नॉर्दर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, ये सभी तरीके से मॉन्यूमेंट्स तो आपको ध्यान में रखने कि किसने बनवाए, किसके रूल में बने, वो जरूरी है। नेक्स्ट इज लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि तुज़ुक बाबरी किसने लिखी है, या अकबरनामा किसने लिखी है, हुमायूं नामा किसने लिखी है। ये सारी बुक्स जो हैं और इनके जो ऑथर्स हैं या ऑटोबायोग्राफीज जो हैं, वो एक लिस्ट बनाइए और उसको थरोली प्रिपेयर करिए। ये तो बात हो गई मेडिवल इंडिया की, इतना पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड करना कि हाँ मेरे दिमाग में मेडिवल इंडिया है, ठीक। आगे चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसमें क्या चीजें आपको कवर करनी है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले फेमस वॉर्स एंड बैटल्स आप लोग देख सकते हैं, एंग्लो मैसूर, बक्सर, प्लासी, इनके टाइम पीरियड किनके बीच में हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, ये पूछा जाता है। दूसरा हो गया सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस एंड देयर मीनिंग्स, तो भैया महलवारी सिस्टम, रयतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, और किसी प्रकार का अगर कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने तो वो आपको इंक्लूड करने की जरूरत है। अच्छा, फेमस वॉर्स में आपको ऐसी वॉर्स भी इंक्लूड करनी है जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में भी हुई थी, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में हुई थी, उनका टाइम पीरियड ध्यान रखिए, बस टाइम पीरियड ध्यान रखना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक, लेकिन पढ़ो, ये है, आता है, ठीक। नेक्स्ट इज वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल्स, और वो किस चीज के लिए फेमस रहे। अब देखिए जैसे डलहौजी की तरफ देखते हैं तो यू गेट द आइडिया ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जब हम लोग कॉर्नवालिस की तरफ देखते हैं या क्लाइव की तरफ देखते हैं, कॉर्नवालिस के कॉन्टेक्स्ट में आपको सिविल सर्विसेज वगैरह देखने को मिलती है। रिपन को देखते हैं, कर्जन को देखते हैं, वर्नाकुलर निकल के आता है, बंगाल का पार्टीशन देखने को आता है, ठीक। तो मिंटो वगैरह देखते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी वाइसरॉयज, गवर्नर जनरल्स हैं, इनका टाइम पीरियड और इनके टाइम पीरियड में आई कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी या सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंट्री, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज, उनके नाम, अब जितने भी समाज हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ठीक है, इनके क्या नाम थे, इनके फाउंडर्स कौन थे,
फाउंडेशन ईयर क्या था, किस पर्पस के लिए बने थे। अब आप बोलोगे सर पर्पस तो पूछा नहीं जाता है प्रीलिम्स में, क्यों पढ़ा रहे हो? फॉर द सिंपल रीजन कि प्रीलिम्स में यहां पे नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों से ये मेंस में कब आपको कहां हेल्प करेगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फिर एनी न्यूज़पेपर, ठीक है, सत्यार्थ, प्रकाश वगैरह जितनी भी ये न्यूज़पेपर्स हैं, डेलीज हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इनकी तरफ से कोई मूवमेंट आया था, क्या ये किसी प्रकार के किसी सोशल इविल के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे? जैसे हम लोग विलियम बेंटिक का एग्जाम्पल देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय जी का एग्जाम्पल देखते हैं, सती प्रथा के अबॉलिशन की बात करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फेमस पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? ठीक है, बहादुर शाह जफर टू ने लेड किया था, कौन कौन फेमस पार्टिसिपेंट्स थे उनका नाम ध्यान में रखना है। पॉलिसी फॉलोड बाय ब्रिटिशर्स, तो डिवाइड एंड रूल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अलावा भी और बहुत सी पॉलिसीज हो सकती हैं, ये दो मैंने मेंशन भर की हैं। ये आप लोगों को जो शॉर्ट नोट्स लिखने में आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में वो हेल्प करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, आपसे बड़ी गलती और कोई नहीं कर रहा है। अभी आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो अगर ढंग से यूपी पीसीएसजे का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस प्रकार से पढ़ाई करना शुरू करो, और अगर इस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो तो ढंग से रिवीजन करना शुरू करो, क्योंकि अगर वही बात है आगे पार्ट पीछे से पार्ट चलेगा तो कोई सेंस नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ये शर्त ले लो ये तुम लोगों ने 9th 10th क्लास तक सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं होता क्योंकि रिविजन नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो भी जनरल इंपैक्ट था उसको आप लोग शॉर्ट में देख लीजिएगा। गांधीयन एरा को भी आपको शॉर्ट में ही देखने की जरूरत है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड आउटलाइन आप लीजिएगा। गांधीयन एरा के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में मूवमेंट किया था उसको आप लोग स्टडी करिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैं टिपिकल पॉइंट्स बताता हूं जो आपको पढ़ना है, कि जनरल डिटेल्स ध्यान में रखनी है। एओ ह्यूम ने फाउंड किया था, टाइम 1885 था, जनरल डिटेल्स। अब उसके अलावा सेशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में, कौन से अधिवेशन में क्या हुआ था, क्या सिग्निफिकेंट है, लाहौर में क्या हुआ था, पुणे में क्या हुआ था, नागपुर में क्या हुआ था, जितने भी अलग अलग जगह है वहां पे क्या हुआ था, सूरत में क्या हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चेयरपर्सन मेन कौन थे वो ध्यान में रखने हैं, एंड देयर चेयरमैन, यस, एनी स्पेसिफिक रीजन और रिजल्ट क्यों ये हुए थे वो भी आप लोग देखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यहां से आपके मेजर सवाल बनते ही हैं एंशिएंट इंडिया के। तो फेमस लीडर्स, उनको दिए जाने वाले जितने भी निकनेम्स थे वो आपको ध्यान में रखनी है। जनरली ये फेमस लीडर्स ही आप लोगों के लेके आए थे फेमस डेलीज। ठीक है, किताबें वगैरह थी, न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, बुक्स थी, वो सब कुछ सेपरेटली स्टडी करो। ठीक, कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंद स्वराज लिखी, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लिखी, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केसरी अखबार निकाला, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इनके जो निकनेम्स हैं, ठीक है, जैसे गुरुदेव हो गए, बापू हो गए, चाचा हो गए, नेताजी हो गए। ठीक, ये समझ गए ना, पॉइंट आ गया ना समझ में? तो ये ढंग से पढ़ लेना, निकनेम से भी सवाल बनते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मूवमेंट्स, व्हाई आई एम नॉट एन एथीस्ट पूछा जाता है। मूवमेंट्स देख लीजिए, सो इंडियन एंड अब्रॉड दोनों ही तरीके से मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अब आप खिलाफत मूवमेंट देखो, बॉयकॉट मूवमेंट देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखो, सबका पर्पस, सबका टाइम पीरियड और किसने शुरू किया, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंशिएंट मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड स्टार्टेड बाय, दो चीजें। नेक्स्ट है हिस्टोरिक इवेंट्स, एनी अदर स्पेसिफिक हिस्टोरिक इवेंट्स लाइक जलियांवाला बाग मसाकर, चौरी चौरा जो था, या काकोरी जो हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया। नाउ आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि ये सीरीज एक्चुअली करने क्या वाली है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी सीरीज जाने वाली है उस सीरीज में आपको पता क्या चलेगा। उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज आपने छोड़ दी है, कौन सी चीज आपने नहीं पढ़ी है, और कहां आप ओवर कॉन्फिडेंस में बह रहे हो कि भैया ये चीजें तो मेरी हो रखी हैं, आप पीसीएसजे की वैकेंसी कल आ जाए मैं तो टॉप करूंगा, नहीं कर पाओगे। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट अगर आपने ये नहीं किया है या इन चीजों को रिवाइज नहीं किया है, या ये चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पीसीएसजे को फेस करना। ये आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो इंटरव्यू फेस कर चुका है। ठीक, तो सीनियर्स अगर आपके कोई हैं तो उनसे थोड़ा सा एक बेहतर एडवाइस लो, और ये वीडियो देख लो, ये पूरी सीरीज देखते रहो, क्योंकि एक एक चीज धागा बाय धागा आप लोगों को बताऊंगा।
आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या कितना कितना कैसा कैसा पढ़ना है। हिस्ट्री में अकेला एक वीडियो देने के पीछे का रीजन ये है कि हिस्ट्री इतना सिग्निफिकेंट और ब्रॉड एरिया है, जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। ठीक है, इट्स अ फैक्ट कि स्टूडेंट्स को हिस्ट्री याद रखने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने पॉइंट्स बता दिए कि यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, सारी चीजें बता दी हैं, बस पढ़ना आपको है। अगर आप इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। प्लीज डू इट, दैट्स इट, क्योंकि आई वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड थरोली फॉर द यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। अगर आपको लगता है कि पीसीएसजे की वैकेंसी तो साल 2 साल से सुन ही रहे हैं, अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, बता के नहीं आएगी, आ गई, और ये सब आप फिर बाद में देखोगे, फंस जाओगे, मत करना। ठीक, फाइन, फेयर इनफ। पार्ट 2 जो आप लोगों का होने वाला है, कमिंग सून है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पे मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं, पूरी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप लोगों को ज्योग्राफी में कितना पढ़ने की जरूरत है और क्या छोड़ना है, पॉलिटी में आपको कितना पढ़ने की जरूरत है और क्या छोड़ना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ऐसा ही आप लोगों को और भी जो जीके के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अलग अलग सेशंस में ये सारी चीजें कवर होंगी। अगर हिस्ट्री में वो सारी चीजें जो मैंने आज बताई आपने कवर नहीं की हैं तो कवर कर लो, अभी भी टाइम है, वैकेंसी आने का वेट मत करो। ठीक, अब तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या नहीं पढ़ा है। अब ढंग से उतना पहले हिस्ट्री का पोर्शन कवर करो और मुझे बताओ कि सर ये हो गया है, तब फिर अपन आगे बात करेंगे कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो पीसीएसजे एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज होती है, और बोर हो जाना एक चीज होती है। अभी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अभी आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, अभी आप बोर हो गए हो। बोर मत हो, एग्जाम है, आपका करियर है, आपकी लाइफ है, उसके साथ मजाक मत करो। दिस इज समथिंग रियली वेरी सीरियस। ठीक, चलो, तो दिस विल बी कमिंग सून। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैंने प्लान किया था, कल है। ठीक है, ट्रायथलॉन ऑन यूपी पीसीएसजे एंड यूपी एपीओ पैटर्न, जिसमें आपको मिलेगा लॉ प्लस जीके का ढंग का तगड़ा वाला हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जैसा आप लोग ट्रायथलॉन को जानते हो, हॉर्ट्स की डिफिकल्टी का ट्रायथलॉन कल होने वाला है पीसीएसजे एपीओ पैटर्न पे, यूपी के पैटर्न पे टू बी स्पेसिफिक। कल होगा, डेट आप लोग के सामने है 12 अगस्त 2022, समय आप लोगों के सामने है 7:30 शाम का। ठीक, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा, आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया। रिसर्च काफी तगड़ा लगा है इस सेशन के पीछे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को खंगाला, नॉट जस्ट फॉर यूपी, फॉर एपीओ एज वेल एंड फॉर बिहार एज वेल, ताकि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक ला सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद एवरीवन, डू शेयर इट विद एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट कि और आप लोग क्या क्या चाहते हो, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। प्लस जैसा मैंने वादा किया है, एमपी एपीओ है लाइन में, पंजाब एडीए है लाइन में, तो इसके रीजनिंग के सेशंस और इससे रिलेटेड लॉ की क्लासेस और स्पेशल क्लासेस जो हैं वो भी आप लोगों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब पे यहां मिलेंगी। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, तुम्हें समझ में भी आएगा और तुम्हें पता भी चलेगा कि वो चीज कैसे कवर करनी है। और जो जो चीजें प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं, जो जो चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं ऑन अनअकैडमी अलोंग विद द सारथी बैच, ठीक है, जिसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, करेंगे जल्दी ही। तो सारथी 3.0 अगर उसका बेनिफिट भी लेना है, सो दिस इज द कोड दैट यू नीड टू यूज। इससे रिलेटेड पूरा असिस्टेंस आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, वहां से जाके ले लो। चाहे कहीं से भी आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट ले लो, दैट्स इट। सो बेनिफिट्स आपके सामने है, कोड आपके सामने है, 10% का डिस्काउंट आपके सामने है और एक्सटेंशंस आपके सामने है। द कॉल इज कंप्लीटली योर्स। इफ यू वांट मी टू मेंटर यू फॉर द preparation of your judicial services examination in the right way, in the correct way, in the best possible way, do join an academy and use the code JW10 while you join. Do let me know once you join it. Thank you so very much. I hope आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा, थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये यूजफुल था। आप लोगों को आगे के सेशंस और तगड़े से समझ में आएंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल समझ में आएगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड जय हिंद, बाय बाय।